नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सर। ट्रिकी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर 40 क्वेश्चन लेके आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के, जिसमें आप उसमें मध्य प्रदेश के बेसिक क्वेश्चंस हैं। पहली जो क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, वो है आपका, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने प्रदान की है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या पंडित रविशंकर शुक्ल। तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा है? देखिए आप, ये मध्य प्रदेश का आपका डायग्राम है। और मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को किया गया था, है ना। मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को किया गया था। जब उस समय किया गया तो इसमें जिले कितने थे? 43 जिले थे। और ये किस आधार पर किया गया था मध्य प्रदेश का गठन? तो ये भाषाई आधार पर किया गया था। और उसी भाषाई आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को किसके नाम से जाना था, किसके नाम से कहा था? इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। अब यहाँ पंडित रविशंकर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के प्रथम क्या थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्या थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री बनाए गए थे। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। चले, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात राज्य दोनों को स्पर्श करती है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा मध्य प्रदेश, और इसी के आसपास हम देखें तो यहाँ आपका एक जिला पड़ता है। और ये आपका राजस्थान, ये आपका यूपी, ये आपका छत्तीसगढ़, और ये आपका महाराष्ट्र, और ये एक राज्य आपका गुजरात राज्य। जो मध्य प्रदेश है, जो 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। सर्वाधिक जो लंबाई में देखे तो वो राजस्थान, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य देखे तो वो कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? तो सबसे पहले हम देखें तो जो आपका रतलाम है वो सिर्फ किसको स्पर्श करता है? राजस्थान को स्पर्श करता है। राजस्थान। नीमच की बात करें तो ये भी राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। अलीराजपुर की बात करें तो ये आपको महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। और गुजरात राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? झाबुआ। झाबुआ जो है राजस्थान और गुजरात की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखें आप। सिंधिया राजवंश का संस्थापक कौन था? राणोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, माधवराव सिंधिया या दौलतराव सिंधिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे थोड़ा सा, है ना। सिंधिया वंश का संस्थापक राणोजी सिंधिया थे। कौन थे? राणोजी सिंधिया। इसी के अंतर्गत जो आपके ग्वालियर राज्य की जो स्थापना की थी वो महादजी सिंधिया ने की थी। दौलतराव सिंधिया ने लगभग 1810 में, कब की बात है? 1810 में उज्जैन से अपनी राजधानी किसे बनाया था? ग्वालियर को बनाया गया था। ये ध्यान दें आप, ये क्वेश्चन आ सकता है। और माधवराव सिंधिया जो वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्हीं के पिताजी थे, जहां 2001 में उनकी विमान दुर्घटना में वो एक्सपायर हो गए, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो सिंधिया वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है या कौन था? तो वो है राणोजी सिंधिया। चलिए नेक्स्ट देखिए आप। शुंग वंश के वंशज किस संस्था से मध्य प्रदेश में थंबे थे? तो विदिशा, सांची, उज्जैन या त्रिपुरी? तो शुंग वंश के संस्थापक मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित थे। कहाँ से? यहाँ की बात करें कलचुरी वंश के संस्थापक कहाँ से संबंधित हैं? तो मध्य प्रदेश के आपके त्रिपुरी से थे। त्रिपुरी वर्तमान में जो नाम है क्या है आपका? जबलपुर का ही पुराना नाम क्या है? त्रिपुरी। विदिशा की बात करें तो ये आपके थे पुष्यमित्र शुंग वंश। ये कौन थे? पुष्यमित्र शुंग वंश। ये कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, जो कि उज्जैन के विदिशा के थे। सांची कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची शहर पड़ता है। और सांची की स्थापित किसने किया था सांची को? तो सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी के आसपास, कौन सी शताब्दी? तीसरी शताब्दी के आसपास सांची का जो स्तूप कहाँ बनाया गया था? मध्य प्रदेश के रायसेन में बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना 1993, 1999, 2001 या वर्ष 2003 में की गई। तो मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो शुरुआत की गई थी वो 2001 में की गई। हमारा यह आंसर हो जाएगा।
तो मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप। 2001। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। मध्य प्रदेश विधानसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? मुख्यमंत्री बुलाता है, राज्यपाल बुलाता है, स्पीकर बुलाता है, या विपक्ष का नेता? देखिए, हम भारत की बात करें तो भारत में लोकसभा और राज्यसभा में जब गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसकी बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो सेम वैसे की वैसी बात हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में विधानसभा अधिवेशन का कौन बुलाता है? तो वो राज्यपाल बुलाता है ना। तो राज्यों में कौन बुलाता है? राज्यपाल। और भारत सरकार के अंदर कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? देखिए, हमने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और शायद हमने बताया भी है अभी तक बीच में। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मालवा का पठार, ये मध्य उच्च प्रदेश, ये बुंदेलखंड क्षेत्र, ये रीवा पन्ना का पठार, बीच वाला जो हिस्सा नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र, और मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है उसे क्या कहा जाता है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। और इसी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत महादेव पड़ता है। क्या पड़ता है? महादेव। और महादेव के अंतर्गत ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची है। कितने मीटर है? 1350 मीटर। इसी धूपगढ़ को हरिवत्स कोटि पर्वत भी कहा जाता है। हरिवत्स पर्वत कोटि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन दिया है, आप ध्यान रखिए इसको। तो धूपगढ़ को किस नाम से पुकारा जाता है? हरिवत्स चोटी पर्वत के नाम से जाना जाता है। और धूपगढ़ मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले में? होशंगाबाद जिले में स्थित है। ध्यान रखिए आप। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? होशंगाबाद महादेव पर्वत श्रृंखला। ठीक, नेक्स्ट देखें आप। अंतर्भेदीय आग्नेय वाला लावा से उद्गार के लिए किस काल में दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ? कार्बोनी काल, प्लीस्टोसिन काल, होलोसिन काल, या क्रेटेशियस काल? अब इसका सीधा आंसर देखें तो अंतर्भेदीय आग्नेय लावा के उद्गार से किस चट्टान का दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ? दक्कन ट्रेप का जो निर्माण हुआ है वो क्रेटेशियस काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? क्रेटेशियस काल में हुआ है। अब दक्कन ट्रेप की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, जो महाराष्ट्र जो पूरा हिस्सा है, उसे दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है। किस पठार के नाम से जाना जाता है? दक्कन का पठार। और मध्य प्रदेश का मालवा का क्षेत्र है वो दक्कन के पठार का भाग है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? ट्रेप की बात कर रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चन थोड़े अलग अलग हैं। नेक्स्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28.6 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। ग्वालियर में, भिंड में, भोपाल में, या मुरैना में? तो कहाँ पे दर्ज किया गया है? ग्वालियर में दर्ज किया गया है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है। भारत की जलवायु की हम बात करें तो भारत की जलवायु किसी है? भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु भारत की? भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है? मानसूनी जलवायु। और मानसूनी जो शब्द है मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानसूनी शब्द जो एक अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी शब्द। बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखें आप। मानसूनी क्या शब्द है? अरबी शब्द है। और मालवा के पठार की किस प्रकार की जलवायु है? तो मालवा के पठार की जलवायु है वो समशीतोष्णीय जलवायु है। एक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक शासक आया था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के आसपास मध्य प्रदेश में, जिसका नाम था फाहियान नाम था। क्या नाम था? फाहियान। और फाहियान ने मालवा की जलवायु को, किसकी जलवायु को? मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे खूबसूरत जलवायु के रूप में उसे बताया गया। तो ध्यान दें आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालवा की जलवायु को सबसे स्वच्छ जलवायु किसने कहा है? तो फाहियान ने कहा है। और मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। मृदा प्रदन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृदा ह्यूमस, ये रेंगती है, रेंगती हुई मृदा, रेंगती हुई मृदा, या मृत्यु मृदा संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं है। देखें मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की एक नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। और चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के कहाँ से होता है? इंदौर। और इंदौर जिले के अंतर्गत आपका
जाना पाव पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? जाना पाव। और जाना पाव पहाड़ी के आसपास से आपकी चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी वाचू पॉइंट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? वाचू पॉइंट से निकलती है। जब चंबल नदी यहाँ से इंदौर, इंदौर से धार, धार से मंदसौर, मंदसौर में जब जाती है तो मंदसौर में मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर जल विद्युत परियोजना। कौन सी? गांधी सागर जल विद्युत परियोजना 1953 में पंडित नेहरू जी के द्वारा स्थापित की गई या उसका उद्घाटन किया गया, जो मंदसौर जिले में बनी हुई है। कहाँ पे? मंदसौर और नीमच के बीच में ये जल विद्युत परियोजना निर्मित है। जब ये दिन यहाँ से निकलकर राजस्थान के आसपास चित्तौड़गढ़ और कोटा बैराज के आसपास जाती है तो यहीं पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ये जवाहर सागर राणा प्रताप सागर जलाशय, फिर आगे जवाहर सागर जलाशय का निर्माण करते हुए श्योरपुर में प्रवेश करने से पहले वहाँ पर एक चुलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। और कहाँ चली जाती है? आपके श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले में। इसी क्षेत्र में चंबल नदी मिट्टी का अपरदन करती है। और मिट्टी का अपरदन को क्या कहा जाता है? मिट्टी की मृत्यु कहा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेंगती हुई मृत्यु या रेंगती हुई मिट्टी को ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मृदा अपरदन का मतलब क्या है? मृदा जो है मिट्टी एक जगह से उठना दूसरी जगह जाके जम जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? मिट्टी का अपरदन कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? मृदा अपरदन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है। और भारत की कौन सी नदी है? वो चंबल नदी है, जो क्या काम करती है? मिट्टी का अपरदन करने का काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप, है ना। तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, जहाँ पर भिंड, मुरैना और श्योरपुर, उन क्षेत्रों में मिट्टी का अपरदन सर्वाधिक तौर पर देखा गया है ना। ठीक है, चले नेक्स्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश का पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के आसपास ही पूछा गया है कि कौन सा मंदिर? पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है ना। ठीक, तो शिवना नदी किनारे, चंबल नदी किनारे, शिप्रा नदी किनारे, पार्वती नदी किनारे। शिप्रा की बात करें तो शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर से होता है। इंदौर, उज्जैन और देवास और मंदसौर से उसके बाद में आपके चित्तौड़गढ़ के आसपास किससे मिल जाती है? चंबल से मिल जाती है। पार्वती भी चंबल की सहायक नदी है। इसका उद्गम आष्टा तहसील से होता है। कहाँ से होता है? आष्टा तहसील सीहोर जिले से होता है। और आष्टा तहसील के अंतर्गत गांव पड़ता है आपका सिद्धिगंज गांव। कौन सा गांव? सिद्धिगंज गांव के आसपास गोविंदपुरा गांव से इसका उद्गम होता है। गोविंदपुरा एक छोटी वहाँ की जगह है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी जो पिछले लेक्चर में हमने देखा है। बचा है हमारे पास शिवना नदी। शिवना नदी कहाँ से निकलती है? मंदसौर से निकलती है। और इसी शिवना नदी पर लगभग 2000 वर्ष पुराना, कितने वर्ष पुराना? 2000 वर्ष पुराना पशुपतिनाथ शिव मंदिर कहाँ बना हुआ है? आपकी शिवना नदी पर मंदसौर में बना हुआ है। ये आपकी शिवना नदी कहाँ पे? मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर, जो कितने मुखी है? अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर। बहुत बार पूछा गया है पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो कितने मुखी है? तो वो अष्टमुखी है। कितने मुखी है? अष्टमुखी। ध्यान रखिए आप, इसको नोट डाउन जरूर करें। पशुपतिनाथ मंदिर अष्टमुखी, जो मंदसौर में शिवना नदी के किनारे। तो हमारा आंसर क्या होगा? शिवना नदी, मंदसौर। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश में तालाब व नहर द्वारा कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है? 30%, 40%, 35% या 25%? देखिए, सीधे आंसर की बात करें तो मध्य प्रदेश में तालाब और नहरों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो लगभग 25% क्षेत्रफल पर की जाती है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। वर्ष 1927 में मुरैना जिले में किस बांध का निर्माण किया गया था? कोतवाल बांध, पिलवा बांध, हर्षी बांध या पगारा बांध? देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध है वो है आपका पगारा बांध। कहाँ पे? पगारा बांध, जो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, कब बनाया गया था? 1927 में मुरैना जिले में प्रदेश का पहला जो बांध बनाया गया। किस बांध का निर्माण किया गया? तो पगारा बांध। कहाँ पे? मुरैना में। ठीक है, ध्यान रखिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली किस वर्ष स्थापित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं बहुत बार। देखें, ये आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ छोटा हम बनाएंगे थोड़ा सा, आप डायग्राम जरूर बनाएं, आपसे बहुत सारी चीज़ें इसकी क्लियर हो जाएगी डायग्राम के द्वारा। यहाँ एक जिला पड़ता है मध्य प्रदेश का जिसका नाम है मंडला जिला। कौन सा जिला? मंडला जिला। और मंडला जिले में 1955, कब की बात है? 1955 है क्या इसमें? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1955 में 1 जून, कौन सी जून?
1 जून 1955 को कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको 1933 में अभय वन बनाया। क्या बनाया? अभय वन बनाया गया। 1935 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया। क्या बनाया? अभ्यारण्य बनाया गया। और 1935 में इसे अभ्यारण्य, 1933 में अभय वन, 1 जून 1955 को इसे मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, इसको स्थापित किया गया। और उन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे 1974 में किस में शामिल किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कान्हा किसली, जो किस में शामिल किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। और हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है कि मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें आप, है ना। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली का राष्ट्रीय उद्यान आपके मंडला जिले में। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय रामसर समझौते के अंतर्गत आर्द्र भूमि सूची में राजा भोज झील को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? अच्छा क्वेश्चन। आर्द्र भूमि का मतलब होता है वेटलैंड भूमि, जलग्रस्त क्षेत्र, या ऐसा स्थल जो कि चारों तरफ से पानी के कुछ उसमें मतलब देखा जाए तो ज़्यादा से घिरा हो, स्थल से घिरा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें रामसर क्या होता है ना, इसमें दे रखा है रामसर क्या है। रामसर की बात करें तो ईरान, कहाँ की बात है? ईरान में एक क्षेत्र है रामसर। कौन सा है? रामसर। और यही रामसर में फरवरी 1971, कब की बात है? फरवरी 1971 में विश्व के कई देश मिलकर जहां पर वेटलैंड भूमि या जलग्रस्त भूमि है उनके संरक्षण के लिए वो आगे आए थे। तो वहीं पर लगभग 2 फरवरी, कौन सी फरवरी? 2 फरवरी 1972 में रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बहुत बार पूछा है कि रामसर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 1971 में किया गया था, ईरान के रामसर में। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश का कौन सा या क्षेत्र जो है कि वो रामसर या भोज झील को कब उसमें रामसर साइट में शामिल किया गया था? तो 2002 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्थल जो रामसर साइट में शामिल है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो इंदौर के आसपास में जो आपका राला मंडल, शेरपुर तालाब और यशवंत सागर जलाशय है, इसको भी वर्तमान में रामसर साइट में शामिल किया है। आप करंट का क्वेश्चन जरूर देखें। चलें, तो अब अच्छा यहाँ पर दिए रखा है कि 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, या वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, या रामसर दिवस उसे कहा जाता है, या रामसर दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन करें आप। अगला क्वेश्चन देखें आप। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन व्यापम ने पूछा है, तो जरूर ध्यान दें इसको। ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश को देखा जाए तो पूछा क्या है? कृषि जलवायु प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने कृषि प्रदेश पड़ते हैं? जैसे देखें कि भैया मालवा क्षेत्र में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, बुंदेलखंड में किस फसल का उत्पादन किया जाता है, इस तरह से बघेलखंड में किसका उत्पादन किया जाता है। इस आधार पर मध्य प्रदेश को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो 11 कृषि प्रदेशों में इसे बांटा गया, 11 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब ये तो बात हो गई कहाँ की? मध्य प्रदेश की। आपसे पूछे कि भैया भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसको भी ध्यान रखें, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा है। भारत को कितने? 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखें आप, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D 11। चलो नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश में सहकारिता से अंत्योदय विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? इंपॉर्टेंट है, 20 नवंबर 2018, 27 दिसंबर 2017, 20 नवंबर 2017 या 18 अक्टूबर 2018 को किया गया। तो सीधे आंसर की बात करें तो 20 नवंबर 2017 को मध्य प्रदेश में सहकारिता से अंत्योदय विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मतलब जन्मदिन या उनके नाम से ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। आगरगांव होशंगाबाद किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोरंडम, टंगस्टन, एस्बेस्टस या ग्रेफाइट। सबसे पहले हम बात करें कोरंडम। कोरंडम कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में जबलपुर में कोरंडम पाया जाता है। ठीक है, एस्बेस्टस की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में इसका खनिज उत्खनन किया जाता है। ग्रेफाइट की बात करें तो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, कौन सा जिला?
बैतूल जिला जो ग्रेफाइट के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश का आगर गांव जो टंगस्टन खनिज के लिए जाना जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई? 1956, 1957 और 1995 या सन 2002 में। तो सीधे आंसर की बात करें, मध्य प्रदेश का जो प्रथम खनिज नीति 1995 में शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है। चलें अगला क्वेश्चन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1995 में मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति बनाई गई थी। चलें नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? बुरहानपुर, उज्जैन, भोपाल या इंदौर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कॉटन या कपड़ों का या कारखाने सर्वाधिक कहाँ हैं? तो वो मध्य प्रदेश के कहाँ पे हैं? इंदौर में हैं। इंदौर की ही बात करें तो इंदौर को अभी वर्तमान में स्वच्छ राजधानी हम बोल सकते हैं, या इसे हम मिनी मुंबई बोल सकते हैं, या इसे हम वित्तीय राजधानी बोल सकते हैं, या इसे हम खेल राजधानी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? खेल राजधानी के नाम से भी इसे जान सकते हैं। इसे होलकर राजवंश की राजधानी बोल सकते हैं, होलकर राजवंश की राजधानी। ठीक है। और सेम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में क्या है? इस उज्जैन को कालिदास की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालिदास की नगरी, विक्रमादित्य की नगरी, है ना, विक्रमादित्य की नगरी, कालिदास की नगरी, है ना, सांदीपनी असम की भूमि, या इसे सिंहस्थ नगरी के नाम से भी हम जान सकते हैं। बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर का अच्छा एक फैक्ट बना है, लगभग यहाँ के 22वें संत थे। कौन से नाम संत थे? 22वें संत बुरहान उद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? बुरहानपुर पड़ा है। बुरहानपुर में फारूकी वंश, कौन सा वंश? फारूकी वंश की जो नींव रखी थी मलिक रजा फारूकी ने रखी है। किसने रखी है? मलिक रजा फारूकी। फारूकी वंश बुरहानपुर में फारूकी वंश किसने बसाया? मलिक रजा फारूकी ने बसाया था। अब भोपाल शहर की बात करें तो भोपाल शहर जो है वो आधुनिक भोपाल शहर की जो नींव रखी है दोस्त मोहम्मद खान ने रखी है। चलें नेक्स्ट देखें आप। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी इंदौर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थित है? पीथमपुर धार, मनेरी मंडला, मंडीदीप रायसेन और इटारसी होशंगाबाद। ठीक है। तो सबसे पहले हम मंडीदीप की बात करें तो मंडीदीप में क्या है? यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, है ना, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, जो यहाँ पर किसके सहयोग से बनाया गया है? ये जापान के सहयोग से बनाया गया है। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। मनेरी कहाँ पड़ता है? मंडला, ये भी एक औद्योगिक क्षेत्र है। इटारसी की बात करें तो प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन क्या है आपका? इटारसी। अब इटारसी का नाम इटारसी कैसे पड़ा है? यहाँ पर ईंट व रस्सी के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है, इसी के सहयोग से इसका नाम क्या पड़ा है? इटारसी पड़ा है। और होशंगाबाद की बात करें तो होशंग शाह ने होशंगाबाद शहर बसाया है। तो मध्य प्रदेश का शुष्क बंदरगाह, मध्य प्रदेश के शुष्क बंदर किसके नाम जाना जाता है? पीथमपुर धार को जाना जाता है। ये हमारा आंसर पीथमपुर धार हो जाएगा, एकमात्र शुष्क बंदरगाह। दूसरे की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर में जो मांगलिया है उसको भी कहा जाता है। चलें नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश का हिंदी और उर्दू का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? है ना, तो आपका अखबार ग्वालियर, मालवा अखबार, दिल्ली अखबार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको ग्वालियर अखबार के नाम से जाना जाता है। इसकी जो शुरुआत की गई थी 1840 में की गई। कब की गई? 1840 में। दिल्ली अखबार का कोई लेना देना है नहीं। मालवा अखबार की हम बात करें तो 1848 में पहली बार मध्य प्रदेश में हिंदी व उर्दू में यह प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? इंदौर से प्रकाशित किया गया था। प्रेमनाथ के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके नाथ के द्वारा? प्रेमनाथ के द्वारा। ये आप थोड़ा सा देखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मालवा अखबार, जो 1848 में हिंदी और उर्दू का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। चलें नेक्स्ट देखें आप। सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस का सुपर कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया? उसका निर्माण कहाँ पे किया गया? ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में, या होशंगाबाद में, है ना। तो सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस कंपनी की जो नींव रखी थी एन नारायण मूर्ति ने रखी थी। ये इसके मालिक हैं एन नारायण मूर्ति इन्फोसिस कंपनी के। और ये एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है, जो इसका मुख्यालय जो बेंगलुरु कर्नाटक में है, और बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इन्फोसिस सुपर कॉरिडोर कहाँ पे निर्माण किया गया? तो मध्य प्रदेश में इंदौर में बनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर लागू करने के लिए अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई? देखिए भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है
1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में लागू करने वाली समिति का नाम बताया। तो अब से पूछे किस राज्य ने सर्वप्रथम इसकी शुरुआत भी की गई, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। और शंकर आचार्य समिति ने इस समिति की अनुशंसा की थी, और उसी समिति के द्वारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष लागू किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आप, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए, इसकी शुरुआत 2006 में की गई, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? इसे लागू 1 अप्रैल 2007 से शुरू किया गया था। तो हमारा आंसर 1 अप्रैल 2007 से लाडली बहना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो वो है आपका डिंडोरी में। कितना है? मात्र 94 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछा है तो कहाँ का है? आपके डिंडोरी का। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछे मध्य प्रदेश में, तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पड़ता है? तो वो आपके भोपाल में पड़ता है। चले नेक्स्ट देखें आप, जनगणना 2001 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो वो है आपका इंदौर में पाई जाती है। परसेंटेज देखें तो कहाँ पे है? वो आपके उज्जैन में पड़ता है। चलें ठीक, नेक्स्ट देखेंगे आप, खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? खजुराहो है ना, खजुराहो कहाँ पड़ता है? तो खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। कौन से जिले में है? आपके छतरपुर जिले में खजुराहो है ना। खजुराहो जो है छतरपुर में। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया। 950 से 1050 ईस्वी के बीच में करवाया। 950 से 1000 ईस्वी के बीच में करवाया। जब ये मंदिर बनाए उस समय तो इनकी संख्या कितनी थी? 85। लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो मात्र कितने हैं? 22 इनकी संख्या रह गई है। इंपॉर्टेंट है। खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश में कब से आयोजित किया जा रहा है? तो 1976 से आयोजित किया जा रहा है। खजुराहो के जो मंदिर है इन्हें 1986 में किसके द्वारा शामिल? यूनेस्को में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? यूनेस्को में शामिल किया गया। और यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई। अब जरूर यूनेस्को का फुल फॉर्म बताएं आप हमको, इसका पूरा फुल फॉर्म बताएं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1976। चलें नेक्स्ट देखें आप, मध्य प्रदेश के किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ना। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ डायग्राम के द्वारा देखें आप, मध्य प्रदेश की जो किस पंचायत को गोहिया कहा जाता है, ये आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो कोल, सहरिया, अगरिया या गोंड। देखिए सबसे पहले 4 जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ निवास करती है? हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भील जनजाति निवास करती है। दूसरा है हमारे पास में सहरिया, तो ये आपकी सहरिया जनजाति क्षेत्र है। अगरिया यह गोंड जनजाति की एक उप जनजाति है। गोंड अगरिया इसी के अंतर्गत आती है। बालाघाट आपका छिंदवाड़ा है, डिंडोरी और मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में सर्वाधिक तौर पर अगरिया जनजाति पाई जाती है। तो गोंड, सहरिया, गोंड जो देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मंडला, जबलपुर इन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। एक जनजाति है आपकी कोरकू। कौन सी जनजाति? कोरकू जो पाई जाती है आपके बैतूल में पाई जाती है। कहाँ पे? बैतूल में। कोल की बात करें तो रीवा, सतना, सीधी क्षेत्र, मुख्य रूप से रीवा जिलों में कोल जनजाति पाई जाती है। और मध्य भाग की बात करें तो मध्य प्रदेश में मध्य भाग में आपकी जो बंजारा है और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति पाई जाती हैं। सहरिया जनजाति का जो मूल स्थान है वो है आपका राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। भील जनजाति मध्य प्रदेश के धार के बाद में बड़वानी, खंडवा, खरगोन इन जिलों में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो आंसर है, किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? तो कोल जनजाति की जनजाति को क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। जो आग का काम करती, किसका काम करती है? आग का काम करने वाली या लोहे का काम करने वाली जनजाति को अगरिया कहा जाता है। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश में या इसके मुखिया को मुखिया पटेल के नाम से जाना जाता है। पिछली अभी पीएससी में इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके घर या इसके जो रहते हैं उसके सहराना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहराना के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में देखें सहरिया जनजाति संग्रहालय, ये इंपॉर्टेंट है। सहरिया जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो वो आपके श्योपुर जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। गोंड जनजाति जो है, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की
दूसरी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एक समूह के रूप में, किसके रूप में, समूह के रूप में सबसे बड़ी है। लेकिन प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, वो है आपकी भील जनजाति है। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील, लेकिन एक समूह के रूप में पूछे तो वो कौन सी जनजाति है आपकी, समूह में गोंड जनजाति है ना, समूह में कौन सी है, गोंड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जनजाति की पंचायत को घोइया कहा जाता है, तो कोल जनजाति की जनजाति को घोइया कहा जाता है। ठीक है, नोट जरूर करते रहे आप। निम्न में से कौन सा यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, है ना, सूची में शामिल नहीं है पूछा है। भीमबेटका, खजुराहो, सांची या महेश्वर। ठीक है, ये हम डायग्राम के द्वारा देखें कि भैया मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ बने हैं, ये इस तरह से देखें आप थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें भीमबेटका, जो भीमबेटका है वो कहाँ पे है, भीमबेटका ये आपके रायसेन में है, भीमबेटका रायसेन में है। खजुराहो, खजुराहो कहाँ है, खजुराहो ये आपके छतरपुर जिले में है, इंपॉर्टेंट अभी पिछली बार क्वेश्चन में पड़ा छतरपुर। और महेश्वर कहाँ पे है, तो ये आपका महेश्वर है जो प्रदेश के किस जिले में, खरगोन जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर है। महेश्वर का प्राचीन नाम माहिष्मती है, क्या नाम है, माहिष्मती। नरेश माहिष्मती ने इस नगरी को बसाया था जो नर्मदा नदी के किनारे है, जो चंद साड़ियों के लिए अभी वर्तमान में जाना जाता है। निम्न में इसमें कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है। देखिए भीमबेटका, सबसे पहले हम खजुराहो की बात करें तो किसके द्वारा, ये अभी हमने पढ़ा था यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। इससे कब शामिल किया गया, 1986 में, मध्य प्रदेश का पहला स्थल। दूसरा है आपका भीमबेटका, आपका जो सांची है, सांची को कब शामिल किया गया, 89 में शामिल किया गया। ये भी कहाँ पे है, आपके रायसेन जिले में है, कहाँ पे है, रायसेन जिले में। और भीमबेटका ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और इन्हें कब शामिल किया गया, 2003 में। पूछा क्या है, नहीं तो महेश्वर हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, महेश्वर, जो यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया। महेश्वर कहाँ पे है, आपके खरगोन जिले में पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे। किसने बसाया, नरेश माहिष्मती ने इस नगर को बसाया था। ठीक है, चले अगला देखें आप। ग्वालियर के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया, अजयपाल के द्वारा, वीर सिंह के द्वारा, नरेश कीर्तिपाल के द्वारा या महाराजा सूर्य सिंह के द्वारा। देखिए अजयपाल, या अजयपाल पूछा गया, ग्वालियर के किला है ना, किला पूछा है, तो राजा अजयपाल ने करवाया क्या, अजयपाल ने करवाया था। पन्ना जिले में अजयपाल का किला बनाया, उसे अजयगढ़ का किला कहा जाता है। वीर सिंह बुंदेला, ये बुंदेला वंश से, ये कौन से थे, बुंदेला वंश से। वीर सिंह बुंदेला महल ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ पे आता है, निवाड़ी जिले के अंतर्गत, या निवाड़ी जिले पहले कहाँ पे था, टीकमगढ़ में था। नरेश कीर्तिपाल, कीर्तिपाल ने चंदेरी के किला, कौन सा किला, चंदेरी के किला का निर्माण करवाया। ये कहाँ पे पड़ता है, तो आपके अशोकनगर जिले में पड़ता है। चंदेरी किला अशोकनगर, राजा कीर्तिपाल ने इस किले का निर्माण करवाया था। तो हमारा आंसर क्या है, ग्वालियर किला 525 ईस्वी में राजा सूरजसेन ने इस किले का निर्माण करवाया। इसे क्या कहा जाता है, इसे जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिब्राल्टर। किलो का कंठहार कहा जाता है, कंठ मंडित, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, है ना। तो ग्वालियर किले को क्या कहा जाता है, मतलब इसका निर्माण किसने करवाया, महाराजा सूरजसेन ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखें आप। मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई, इंपॉर्टेंट है। 54 में की गई, 1954 में की गई, 1983 में की गई, 1985 में की गई या 1969 में की गई, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें 1983 की बात करें तो 83 में किसकी स्थापना की गई, सिंधी अकादमी। किसकी अकादमी, सिंधी अकादमी। कहाँ पे, भोपाल में, सिंधी अकेडमी भोपाल में। 1985 की बात करें तो संस्कृत अकेडमी कहाँ पे, भोपाल में। 54 में कुछ ऐसा है नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1969 में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना 1969 भोपाल में इसकी स्थापना की गई। देखिए ध्यान दें, ये एकेडमी जरूर पढ़ें आप। चल अगला क्वेश्चन, भारत भवन के वास्तुकार कौन थे, हेनरी इरविन्स, चार्ल्स कोरिया, लालचंद उस्ताद और एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस की हम बात करें तो इसने दिल्ली की नींव रखी थी, एडविन लुटियंस ने दिल्ली, और वहीं पर आपका एक भवन का निर्माण भी करवाया है। चार्ल्स कोरिया भारत भवन का वास्तुकार था, कौन था, चार्ल्स कोरिया। इन्होंने 1982 में 13 फरवरी, कौन सी फरवरी, 13 फरवरी 1982 को भारत भवन का मतलब नींव रखी गई थी। तो भारत भवन के वास्तुकार कौन थे, चार्ल्स कोरिया, जो भोपाल में। भारत भवन कहाँ पे है, तो वो है आपके भोपाल में स्थित है ना।
प्लीज़ इनको लिखते जाए डियर आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखें आप, मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया? अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद 1960, 1972, 1971 या 1963 में राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना कब की गई, क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना 1960 में की गई। वर्तमान में राज्य क्रीड़ा परिषद को क्या कहा जाता है? इसे मध्य प्रदेश राज्य खेल एवं युवा कल्याण विभाग कहा जाता है। ये देखें अब चेंज हो गया है, जरूर देखें आप एक बार इसको। तो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? 1960 में। इसे मध्य प्रदेश राज्य खेल एवं युवा कल्याण विभाग के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो भोपाल में है। चले नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश तीरंदाज अकेडमी की किस जिले में स्थापित किया? जबलपुर, उज्जैन, भोपाल या शिवपुरी? देखिए सबसे पहले बात करें शिवपुरी की बात करें तो 2016 में क्रिकेट एकेडमी, किसकी स्थापना? क्रिकेट एकेडमी 2016 शिवपुरी। भोपाल की बात करें तो वाटर एकेडमी, मार्शल एकेडमी और वाटर एकेडमी, मार्शल एकेडमी भोपाल में। और उज्जैन की बात करें तो कालिदास एकेडमी और एक पड़ता है मलखम एकेडमी। मलखम जो है, मलखम क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम इससे कब बना है? 2013 में। और इसी के नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है। मलखम में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मलखम खेल में पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो वो है प्रभात जोशी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? प्रभात जोशी पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन प्रदान करती है। और इससे कब स्थापित किया गया? 2013 में। और प्रभात जोशी जो व्यक्ति हैं वो किस जिले से थे? तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक पत्रकारिता वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? मध्य प्रदेश तीरंदाज एकेडमी कहाँ है? तो वो है आपके जबलपुर में स्थित है। ठीक है डियर, चले अगला क्वेश्चन देखें आप। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भारत रत्न की स्थापना कब की गई? 1954 में की गई। और 1954 में 3 व्यक्ति को एक साथ में दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सीवी रमन और सी राजगोपालचारी। इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था। उसी के बाद में भारत रत्न की हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब दिया गया? तो 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता थे। ठीक है डियर, चले अगला क्वेश्चन देखें आप। इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य, मराठी साहित्य, संगीत निर्देशन या हिंदी साहित्य के लिए? देखिए नाम से संबंधित है। इकबाल सम्मान जो मध्य प्रदेश में किसके लिए दिया जाता है? उर्दू साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। चले अगला देखें आप। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? जबलपुर, डिंडोरी, बालाघाट या जबलपुर, डिंडोरी, बालाघाट या मंडला में? ठीक है, अभी सबसे कम कहाँ पे लिंगानुपात पाया गया था? मध्य प्रदेश में सबसे कम जो लिंगानुपात है वो है आपके प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में कहाँ पाया गया जनसंख्या घनत्व? वो आपका डिंडोरी जिला है ना। लगभग कितना पाया गया यहाँ पर? 94 प्रति व्यक्ति जनसंख्या यहाँ पर घनत्व पाया गया था। लिंगानुपात की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात जिला है वो है आपका बालाघाट जिला है। यहाँ पर 1021 महिला ऊपर, यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितनी है? 1000 है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आपका बालाघाट। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात जिला है वो आपका भिंड जिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें आप। हैदर अली द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में करवाया? ठीक है, शाजापुर में, बुरहानपुर में, भोपाल में या विदिशा में? इंपॉर्टेंट है। हैदर अली या हैदरी मस्जिद के नाम से या हैदर अली के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले भोपाल की बात करें तो भोपाल में आपकी जामा मस्जिद, मोती मस्जिद है ना, भोपाल में है। फतेहगढ़ का किला भोपाल में है ना। करानी कमलापति महल कहाँ? भोपाल में। ठीक है, बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर में आपका जैनाबाद का किला, कौन सा किला? असीरगढ़ का किला, जैनाबाद का किला, असीरगढ़ का। दौलत खां लोधी की समाधि, कौन सी समाधि? दौलत खां लोधी की समाधि। विदिशा की बात करें तो उदयगिरी की गुफाएं, कौन सी गुफाएं? उदयगिरी की गुफाएं। और यहीं पर होलियोडोरस जो एक यूनानी राजदूत था, जो एंटियोकोस का राजदूत था, एंटियोकोस
एंटियोकोजियम ने उसे भारत में विदिशा पहुंचाया था। तो एंटियोगोजम, और यहीं पर एक स्तंभ का निर्माण करवाया जिसे होलियोडोरस का स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलियोडोरस का स्तंभ। होलियोडोरस का स्तंभ इसे कहा जाता है गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ क्या कहा जाता है? गरुड़ स्तंभ, जो भागवत धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? भागवत धर्म से संबंधित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। बहुत बार पूछा है डियर, इसको जरूर आप नोट करें। होलियोडोरस का लोह स्तंभ जो विदिशा में है। हैदरी द्वारा जामा मस्जिद मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में बनाई गई। ध्यान रखें। ठीक है डियर, ये हमारे 40 क्वेश्चन है जो आपके सामने हमें बताया है। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद डियर, थैंक यू।